नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है विभाजोत्तकी और स्थायी ऊतक, उसके लेक्चर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पे हम लोग एपिकल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी हमारी होगी सूट एपेक्स पे। इससे पहले भी हम लोग एपिकल थ्योरी हिस्टोजन थ्योरी का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वो किस पे थी? रूट एपेक्स पे थी, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। यदि आपको नहीं मिलती हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और इसका पीडीएफ जो आज लेक्चर होगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे रोज की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए आज के लेक्चर में देख लेते हैं। डिफरेंट थ्योरी ऑफ सूट एपेक्स मेरिस्टेम, जो बहुत ही थ्योरियाँ थी जो किस पर आधारित हैं? सूट एपेक्स मेरिस्टेम पर आधारित हैं, प्ररोह शीर्ष विभाजोत्तकी पर आधारित हैं। तो उन्हीं थ्योरी के बारे में इस पर डिस्कस किया गया है। 2 थ्योरी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, एंड फिर एक थ्योरी और बचेगी जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो सूट एपेक्स की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जो निम्नानुसार है। तो सूट एपेक्स जो प्ररोह शीर्ष होता है, प्ररोह का सबसे प्ररोह अर्थात तना का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, उसी को कहा जाता है सूट एपेक्स। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। मतलब कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जो कि निम्नानुसार है। तो सबसे पहला कौन सा है? एपिकल सेल थ्योरी सिद्धांत आता है इसमें, ठीक है। यह सिद्धांत हॉफमिस्टर, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वो चीजें आप जरूर याद रखिएगा। यह सिद्धांत हॉफमिस्टर द्वारा 1957 में प्रस्तुत किया गया था, और इसके बाद में नोगली द्वारा 1978 में इसका और अधिक और स्पष्ट रूप से अध्ययन किया गया था। सबसे पहले तो क्या किया गया? यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हॉफमिस्टर द्वारा 1957 में प्रस्तुत किया गया था। फिर 1958 का जब वक्त आया तो एक नोगली जी थे, उन्होंने इसको और अधिक और स्पष्ट रूप से इसका अध्ययन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सूट एपेक्स में केवल एक कोशिका होती है। हम लोगों ने रूट एपेक्स के सिद्धांत में भी एपिकल सेल थ्योरी जो होती है उसमें यही पढ़ा था कि इन सिद्धांत के अनुसार जो होता है, सूट एपेक्स में कितनी कोशिकाएं होती है? केवल एक कोशिका होती है, जिसका नाम होता है एपिकल सेल, ठीक है। क्या होता है? सूट एपेक्स जो होती है, जो प्ररोह का शीर्ष होता है, तने का ऊपरी भाग होता है, उसमें केवल एक कोशिका होती है, जिसका नाम होता है एपिकल सेल। ऑल डन। सो जो विभाजन के द्वारा अन्य सभी कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। एक क्या होगी? एपिकल सेल होगी, जिसमें क्या होएगा? विभाजन होएगा। विभाजन होने के बाद वो अन्य सभी कोशिकाएं क्या करेगी? उत्पन्न करती है। यह कोशिका एक पिरामिड के आकार की होती है। आगे मैंने चित्र बना रखा है, आपको वो भी दिखाऊंगी। तो यह कोशिका का आकार कैसा होता है? जो एक एपिकल सेल पाई जाती है सूट एपेक्स में, उसका आकार जो होता है पिरामिड के जैसा होता है। और यह सिद्धांत क्रिप्टोगैम्स जैसे निचले पौधे हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पर ही लागू होता है। उचले वर्ग के जो पौधे होते हैं उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत किस पर लागू होता है? केवल क्रिप्टोगैम्स में लागू होता है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, सो इस सिद्धांत में मान्यता है कि सभी नई ऊतक उस एक एपिकल सेल से उत्पन्न होते हैं। और इस सिद्धांत की क्या मान्यता है कि जो सभी नई कोशिकाएं, नए ऊतक, जो भी चीजें उत्पन्न होंगी, क्योंकि कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है, एक समान कोशिकाओं का, तो जितनी कोशिकाएं उत्पन्न होंगी वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? एपिकल सेल से उत्पन्न होती हैं। और यह सिद्धांत मैंने बताया जैसे आपको, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी और अनावृतबीजी पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े पौधे होते हैं, इनमें फिर अलग थ्योरी कार्य करती है। और इसमें मैंने बताया कि एपिकल सेल होती कैसी? पिरामिड के आकार की होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की कुछ पिरामिड की आकार की होती है। ये आप आकार देख लीजिए, एपिकल सेल हो गई, फिर इससे जो एपिकल सेल होती है उसमें डिवीजन होगा, उसके पश्चात बनती है डॉटर सेल, ये होती है यहाँ पे एपिकल सेल। फिर कुछ पिरामिड मतलब
उसमें विभाजन होने के बाद, डिवीजन होने के बाद बनती हैं डॉटर सेल। ठीक है, ये इसको बोला जाता है पिरामिडियल स्पेशल सेल और ये होती है लेंथिकुलर सेल। ठीक है, लेंथिकुलर सेल। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग ये वाला चित्र देख लीजिए जिससे पूर्णतः आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं हिस्टोजन सेल थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी एपिकल सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। जो जो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट कर दिया वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हमारी दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन सेल थ्योरी। इस सिद्धांत को हैन स्टीन ने 1868 में प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया? हैन स्टीन ने किया। बाद में इसे स्टार्स बर्गर द्वारा 1968 में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसको प्रतिपादित किसने किया था? हैन स्टीन ने किया था। इनको आपको जरूर याद रखना है। हिस्टोजन सेल थ्योरी में हैन स्टीन ने इसको प्रतिपादित किया था, फिर बाद में इनको स्टार्स बर्गर ने स्वीकार किया था। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार पादपों की जड़ और तने के मेरिस्टेमेटिक ऊतक में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वह सिद्धांत क्या बोलता है? एपिकल थ्योरी कि उसमें केवल एक कोशिका होती है जिसे एपिकल सेल बोलते हैं। लेकिन हिस्टोजन सिद्धांत जो है, हिस्टोजन थ्योरी जो है, वो बोलती है कि जो पादपों की जड़ हो गए, तने हो गए, उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इस कोशिकाओं के समूह को हिस्टोजन कहा जाता है। और ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जब उनका ग्रुप बनता है, समूह बनता है, तो उसको बोला जाता है हिस्टोजन। ओके, ये हिस्टोजन अलग अलग ऊतकों का निर्माण करता है। फिर ये हिस्टोजन जो होता है अलग अलग ऊतकों का निर्माण करता है। 3 प्रमुख हिस्टोजन होते हैं। ये सिद्धांत भी हम लोगों ने रूट एपेक्स में पढ़ चुका है। सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले जो प्रमुख हिस्टोजन होता है वो होता है डर्मेटोजोन। यह सबसे ऊपरी परत होती है। क्या होगा? 3 प्रमुख होते हैं हिस्टोजन, तो ये सबसे पहले होता है डर्मेटोजोन। यह सबसे ऊपरी परत होती है। इपिडर्मिस या बाहरी त्वचा का निर्माण करती है। इपिडर्मिस जो होती है किसी पादप की जो बाहरी परत होती है उसका निर्माण कहाँ से होता है? डर्मेटोजोन से होता है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, बाहरी त्वचा का निर्माण करती है। एपिडर्मिस और बाहरी त्वचा का ये जो डर्मेटोजोन होती है निर्माण करती हैं। इसमें कोशिकाएं विभाजन करती हैं लेकिन एक परत ही बनाती हैं। इसमें कोशिकाएं विभाजन तो करती हैं लेकिन कितनी परत बनाएंगी? एक परत बनाएंगी। ठीक है, यह परत कोशिकीय वृद्धि के बजाय विभेदन से बनती है। इसमें कोशिकीय वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है? विभेदन होता है। विभेदन जो होता है वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई कोशिका जो होती है किसी कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है, उसी को बोला जाता है विभेदन। तो इसमें जो कोशिकीय परत बनती है वो किससे? वृद्धि के बजाय जो होती है विभेदन से बनती है। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा डर्मेटोजोन में। ओके, अब आ जाता है पेरिवलम। यह डर्मेटोजोन के नीचे स्थित होता है। यह डर्मेटोजोन के कहाँ स्थित होता है? नीचे स्थित होता है। यह कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। आप लोगों ने जब पेड़ की संरचना, पौधे की संरचना पढ़ी होगी अपने 12th वगैरह में, तो ये सारे क्षेत्र आपको पता होंगे। यह कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। यह भी विभेदन की प्रक्रिया से ही काम करता है। यह कई परतों का हो सकता है। जैसे वो क्या था, जो डर्मेटोजोन था वो केवल एक परत का निर्माण करता है, लेकिन जो ये पेरिवेलम होता है वो कई परतों का हो सकता है। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड वाला प्लूरोम। यह सबसे भीतरी परत होती है। ठीक है ना, यह स्टील यानी कि प्रोकैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। यह भी विभेदन से ही परतें बनाती है। इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, केवल क्या होता है इसमें विभेदन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विभेदन होता है ये सिद्धांत ठीक है। ये और फिर ये पूरी ये आपके प्रिविलम जो ये वाला है इसमें नहीं आएगा, ये आपकी एक नोट्स टाइप के रूप में है, तो ये इसको नोट्स टाइप में आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये नोट्स है एकदम। ये सिद्धांत उच्च पादपों की जड़ शीर्ष में ही उपयुक्त है। जो उच्च पादप होते हैं उनकी जड़ शीर्ष रूट एपेक्स के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि जड़ शीर्ष में 3 परतों की उपस्थिति देखी गई है। लेकिन प्ररोह शीर्ष में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ 3 परतों की जगह केवल 2 परतों की उपस्थिति होती है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया है हिस्टोजन सेल थ्योरी, तो ये केवल किस पर लागू होती है? रूट एपेक्स पे लागू होती है। जो जड़ का
जड़ का मूल शीर्ष होता है उस पर लागू होती है, जड़ शीर्ष पर लागू होती है। यह क्या होती है, सूट एपेक्स पे लागू नहीं होती है, क्योंकि जो सूट एपेक्स होता है उसमें केवल 2 परतों की उपस्थिति देखी गई है, लेकिन ये सिद्धांत जो होता है 3 परतों की उपस्थिति को बताता है, जो कि रूट एपेक्स में देखी गई है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि ये सूट एपेक्स पे नहीं लगता, रूट एपेक्स पे लगता है। अब सिद्धांत है, दिया गया है, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे लागू हो चाहे ना हो, ठीक है। फिर इधर भी कुछ दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक बीजपत्री पादपों की जड़ में एक अतिरिक्त हिस्टोजन परत पाई जाती है, जिसे कैलिप्ट्रोजोन कहा जाता है। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए गेहूं को, वो क्या होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है। तो जो एक बीजपत्री पौधे की जड़ होती है उसमें एक और परत पाई जाती है, हिस्टोजन परत के अतिरिक्त परत पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, कैलिप्ट्रोजोन कहा जाता है, जिसके द्वारा एक बीजपत्री पादपों की जड़ में रूट कैप का निर्माण होता है। जो जड़ में आप लोगों ने देखा होगा सबसे निचला भाग जो होता है यहाँ पे लगा हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है, रूट कैप कहा जाता है। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने गेहूं में, तो उसमें जो हिस्टोजन होता है, हिस्टोजन में एक और परत पाई जाती है हिस्टोजन के अतिरिक्त, जिसे क्या कहा जाता है, कैलिप्ट्रोजोन कहा जाता है। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें जो मूल गोप होता है, रूट कैप होता है, उसका निर्माण जो होता है कैलिप्ट्रोजोन से होता है, ठीक है। द्विबीजपत्रों की पादप जड़ डाइकोट रूप में मूल टूप और एपिडर्मिस लेयर दोनों का निर्माण कहाँ से होता है, डर्मेटोजोन में होता है। इसमें जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, जैसे कि आप चना के एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उनकी जड़ में जो होता है कोई अन्य परत नहीं पाई जाती, केवल कौन सी पाई जाती है, डर्मेटोजोन पाई जाती है, हिस्टोजन का जो पार्ट होती है। तो उसी से क्या होता है, जो ये रूट कैप होता है और एपिडर्मिस लेयर होती है, उसका निर्माण होता है। इस कारण द्विबीजपत्री पादपों की जड़ सिर्फ 3 हिस्टोजन परतें पाई जाती हैं, जबकि उसमें एक और अलग पाई जाती थी एक बीजपत्री में। तो ये आप नोट्स के टाइप में याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्षेत्र होते हैं जो पाए जाते हैं रूट एपेक्स में, क्योंकि सूट एपेक्स में नहीं पाए जाते, सूट एपेक्स में केवल 2 ही क्षेत्र देखे गए हैं। कौन कौन सा होता है, ये पेरीवेलम क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे, ये कौन सा होता है, पायरोम क्षेत्र हो जाता है, और ये होता है डर्मेटोजोन, पेरीवेलम और पायरोम। तो ये आपका हिस्टोजन सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, ये वाला आप रियल वाला चित्र देख लीजिए, हिस्टोजन सेल थ्योरी और एपिकल सेल थ्योरी, ये दोनों आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर आपकी एक जो बची हुई थ्योरी है, जो कि सूट एपेक्स पे वास्तव में लगती है, वो वाली थ्योरी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक